हेलो क्लास, स्वागत है आपका अपनी इस छोटी सी कक्षा में। दिस साइड योर एजुकेटर नीतू बैरागी, एंड इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर सेल्स ऑफ गुड्स एंड। यहाँ तक का पोर्शन हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप सीबीएसई क्लास पे आए हैं तो पहले इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा। ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रिमेनिंग पार्ट। तो हमने ड्यूरेशन देखा था कि ट्रांजिट का ड्यूरेशन कब कब तक जो गुड्स है वो ट्रांजिशन में है ऐसा माना जाएगा। यहाँ से सेलर है, सेल कर रहे हैं, बायर है, बाय जिसने किया था उनके पास गुड्स ट्रांजिट हो रही है किसी ट्रक में लोड होकर। तो हम कब तक ये मानेंगे कि ये जो ट्रक है ये ट्रांजिशन में है। तो इसके कुछ नियम थे वो हमने देखे कि जब कैरियर को डिलीवरी दे दी जाती है तब बायर या उसके एजेंट के द्वारा डिलीवरी लेने तक गुड्स ट्रांजिट में माने जाते हैं। अगर बायर ने अपने एजेंट के थ्रू गुड्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने से पहले ही रिसीव कर लिया तो ट्रांजेक्शन खत्म हो जाता है। अगर डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद कैरियर बायर को बोलता है कि मैं अब आपके लिए गुड्स रख रहा हूँ, यानी कि जो बायर था उसका जो 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 गोडाउन था वहां पे पहुंचने के बाद ट्रक ड्राइवर खुद कह रहा है कि जी आपके बिहाफ पे गुड्स मैं रख रहा हूँ, तो वहां भी ट्रांजेक्शन खत्म मान लिया जाएगा। अगर बायर ने गुड्स को रिजेक्ट कर दिया और कैरियर अब भी गुड्स को अपने पास रखे हुए है तो ट्रांजेक्शन यहाँ पे खत्म नहीं होगा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि अगर ना फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि पर्सन ए ने बी को कुछ गुड्स भेजी थी और बी ने रिजेक्ट कर दिया, गुड्स को नहीं एक्सेप्ट किया और ट्रक वाले को बोला कि भाई तू ले जा वापस। तो अब चाहे वो गुड्स बी के पास पहुंच गई हैं तो भी वो इन द ट्रांजिशन ही मानी जाएंगी। अगर बायर ने शिप चार्टर कर रखी थी तो केस पर डिपेंड करेगा कि जो मास्टर कैरियर है या फिर बायर का एजेंट है तब तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो खत्म मान ली जाएगी कि शिप में लोड करते ही। और अगर मास्टर कैरियर है तो ट्रांजिशन में मानी जाएगी। अगर कैरियर डिलीवरी देने से मना कर देता है बायर को तो भी ट्रांजिशन खत्म मानी जाती है। अगर पार्ट डिलीवरी हो चुकी है बायर को तब सेलर बाकी गुड्स पर स्टॉपेज लगा सकता है जब तक क्लियर न हो जाए कि सेलर ने पूरा पोजेशन छोड़ दिया है या नहीं छोड़ दिया है। ठीक है, ये कुछ थे बेसिक से पॉइंट्स जो आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद आता है हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज इफेक्टेड। जो स्टॉपेज है ट्रांजिशन में कि अभी तक रास्ते में है सामान और उसको हमने रोकना है, तो वो कब इफेक्टिव माना जाएगा या वो कब कब इफेक्टिव होगा। तो देखना, एक्चुअल पोजेशन लेना, सेलर खुद जाकर कैरियर से गुड्स वापस ले सकता है, एक केस तो ऐसा हो सकता है। दूसरा होगा कि वो नोटिस दे दे, सेलर कैरियर को या फिर उसके प्रिंसिपल को लिखित में या मौखिक रूप से एक नोटिस दे देता है गुड्स बायर को डिलीवर न किए जाएं। तो उस केस में भी जो आपका स्टॉपेज है वो मान लिया जाएगा कि स्टॉपेज एक्सरसाइज कर लिया गया है। समझ में तो आ रहा है ना कि स्टॉपेज क्या होता है। स्टॉपेज होता है बेटा कि हमने ना बायर को गुड्स पहुंचने नहीं देनी, उससे पहले ही सामान को रास्ते में रोक लेना है, उसको बोलते हैं। तो या तो एक्चुअली जाके सेलर रास्ते में ही गुड्स रोक ले या फिर नोटिस दे दे, कैरियर को फिर गुड्स सेलर को वापस देने पड़ेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली सेलर जो है वो कैरियर से गुड्स ले लेगा अपनी वापस, जब उसने गुड्स रास्ते में ही रोक दी थी, बायर के पास जाने ही नहीं दी। री डिलीवरी का खर्चा भी फिर सेलर ही उठाएगा कि अब जो ट्रक वापस जा रहा है ऐसे ऐसे करता करता, तो उसके जो खर्चे होंगे वो भी जो सेलर है वही उठाएगा, क्योंकि बायर ने तो एक्सेप्ट ही नहीं की ना उसके ऊपर, तो अब आगे जाके केस करेंगे हम। उसके बाद देखिए डिस्टिंक्शन बिटवीन द राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है राइट ऑफ लीन। लीन मैंने तुम्हें बताया था ना, पोजेशन को रिटेन कर लेता है, पोजेशन को रिटेन कर लेता है कि बायर के पास जो गुड्स थी वो सेलर को उसने दे दी थी या तो किसी काम करवाने के लिए। जैसे कि हम ये एग्जांपल ले लें कि कपड़े सिलवाने के लिए बी ने अपने टेलर को या ए को कपड़े दिए थे। ए ने कपड़े सिल दिए, बी ने जब तक सिलाई नहीं दी तब तक ए जो है उसके कपड़े देगा नहीं वापस, तो वो राइट टू लीव एक्सरसाइज कर रहा है। वेयर एज राइट टू स्टॉपेज क्या होता है कि पोजीशन वापस पाने का अधिकार। इस केस में क्या था, जो अनस्टिच्ड कपड़ा था वो बी का ही था, वो ए के पास चला गया था, ए ने उसके ऊपर कुछ काम किया, काम करने के बाद बोला मुझे काम करने की पेमेंट दो, बी बोला नहीं दूंगा। हालांकि पोजेशन यहाँ पे कपड़े पे किसकी थी, पोजेशन किसकी थी, बी की थी। और यहाँ पे पोजेशन किसकी होगी, यहाँ पे पोजेशन सेलर की होगी। किस केस में, जिस केस में राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। लेकिन क्योंकि वो गुड्स अभी ट्रांजिशन में है तो ए ने मान लिया जाता है कि वो अपनी जो ओनरशिप है वो या पोजेशन है जो छोड़ दी, पार्टली छोड़ दी, बी के पास पहुंचने के बाद 100% ही छूट जाएगी। लेकिन अब वो क्या चाहता है कि वो पोजेशन जो है वो रीगेन करना चाहता है।
तो आई होप आपको इन दोनों शब्दों में अंतर स्लाइट सा डिफरेंस है, बिल्कुल स्लाइट सा डिफरेंस है। राइट टू लीन में मोस्टली क्या होता है कि जो लीन एक्सरसाइज कर रहा होता है उसके उसका जो ओनरशिप है वो गुड्स के ऊपर नहीं होता, वेयर एज जो स्टॉपेज एक्सरसाइज कर रहा होता है उसका जो जो पोजेशन है वो गुड्स के ऊपर होता है। लीन के लिए सेलर के पास गुड्स की पोजेशन होनी चाहिए। अभी एक बार के लिए इसी के पास आ गई ना, वो अनस्टिच्ड कपड़ा था वो एक के पास आ गया। स्टॉपेज में पोजेशन कैरियर के पास भी हो सकती है, ठीक है। ओनरशिप और पोजेशन में भी अंतर है, ओनरशिप और पोजेशन में भी अंतर है। अब जो कपड़ा था अनस्टिच्ड वो है तो पोजेशन में ए की, लेकिन ओनरशिप उस पे किसकी है, ओनरशिप उस पे बी की है। उसी तरह से ये आगे देखो, लीन बायर इंसॉल्वेंट हो या न हो दोनों केस में लगाया जा सकता है। स्टॉपेज केवल तभी लगाया जाएगा जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, अदर अदर देन दैट आप स्टॉपेज एक्सरसाइज नहीं कर सकते। लीन तो मैंने बताया ना जनरली है ये, इसमें दो टॉपिक्स आगे भी आते हैं, एक तो आपका जनरल लीन का आएगा, जनरल लीन, एक आपका पर्टिकुलर लीन का आता है। तो लीन तो कभी भी लगा दिया जा सकता है, लेकिन जो स्टॉपेज है वो तभी लगाया जाएगा जब सामने वाले का हमें पता चल जाए कि दिवाला निकल चुका है। लीन खत्म होने के बाद स्टॉपेज शुरू हो जाता है, ठीक है जी। लीन खत्म होने के बाद शुरू होता है स्टॉपेज आपका। एग्जाम्पल देखना, ए ने बी को कैश पर सेल्स करी गुड्स लेकिन पेमेंट दी नहीं, ए लीन लगा सकता है। ए ने गुड्स ट्रांसपोर्टर को दे दिए और बीच में बायर इंसॉल्वेंट हो गया, ये ए को ये बात पता चल गई, तो अब ए स्टॉपेज लगा सकता है, ठीक है। उसके बाद राइट टू रीसेल। अब देखना, ए था सेलर, बी था बायर। बी बोलता है मैं नहीं लूंगा ये गुड्स आपसे, जिसका पहले हमारे बीच में प्रॉमिस हुआ था लेने देने का गुड्स। अब बी कह रहा है कि मैं नहीं लूंगा, या फिर ए को पता चल गया कि बी गुड्स तो ले लेगा लेकिन पैसे पे करने के लिए उसके पास कुछ है नहीं, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। उस केस में ए यानी जो सेलर है, जो दुकानदार है, उसके पास राइट होगा कि वो उन्हीं गुड्स को दोबारा बेच सकता है या रीसेल कर सकता है। ये राइट जो आपका अनपेड सेलर होता है उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण हक है, क्योंकि वो उसकी चीज है, वो उसे दोबारा बेच के पैसा तो कमा ले। अब किसी पर्सन ने अगर उसका काम ही क्या है, गेहूं को खरीदना बेचना है, और वो उसे रखे रखेगा ये सोच के कि भाई बी आएगा वो खरीदेगा, वो नहीं खरीदेगा तो मैं क्या करूं, ऐसा नहीं करना। वो नहीं खरीद रहा तो आप किसी तीसरे पर्सन को बेच सकते हैं एज ए सेलर। अगर यह राइट न होता तो लीन और स्टॉपेज का कोई फायदा ही नहीं होता, क्योंकि ये दोनों सिर्फ गुड्स को रोकने तक ही सीमित है। रोक ली गुड्स, उसके बाद क्या करेंगे, रीसेल। अब जो कपड़ा है जो हमने एग्जांपल लिया था लेन वाला, उसमें जो बी ने अनस्टिच फैब्रिक दिया था ए को सिलाई करने के लिए, अब ए उसका करेगा क्या, क्योंकि वो तो उसने बी के साइज का सील दिया। उसे पता चला कि बी ना तो वो फैब्रिक लेने आ रहा है, ना वो सिला सिलाया वो जो आर्टिकल है वो लेने आ रहा है, ना वो लेने आएगा तो पैसे देगा। तो अब ए उसे ऑल्टर करके किसी और को बेच के अपना नुकसान तो भरपाई कर सकता है ना। इसको बोलते हैं कि अगर ये राइट ना होता सेलर के पास तो वो दोनों राइट्स जो थे वो बेकार हो जाते। रीसेल से सेलर अपने लॉस को रिकवर कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को तब खत्म कर सकता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद चलते हैं आगे। कंडीशंस क्या है जब राइट टू रीसेल जब एक्सरसाइज करना है सेलर ने, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए जरूरी। देखो, सबसे पहले तो गुड्स जो है अगर पेरिशेबल नेचर की है, यानी सेलर बिना नोटिस दिए रीसेल कर सकता है अगर गुड्स जो है वो पेरिशेबल नेचर की है। जैसे कि फल है, दूध है, सब्जी है, ऐसी कोई चीज है ना, तो हमें जरूरी नहीं है उसको बताना कि भाई देख तुमने दूध लेके जाना था हमारे घर से, तुम लेके नहीं गए हो इसीलिए हम डेयरी में पहुंचा रहे हैं, क्योंकि दूध घर पे रखा रखा खराब हो जाएगा। रात को नोटिस दिया, सुबह तक वो दूध खराब ही हो जाएगा जब तक उसका जवाब आएगा। तो उससे बेटर ये है कि आप उससे पहले ही पहुंचा दें डेयरी में पहुंचा दें। ऐसा आप कर सकते हैं, वो आपके पास आके ये नहीं बोल सकता कि जब मैंने कहा था मैं लेने आऊंगा तो आपने डेयरी में क्यों पहुंचाया। भाई इसलिए पहुंचाया क्योंकि सुबह तक वो खराब हो जाता। तो अगर पेरिशेबल नेचर की गुड्स है तो उस केस में नोटिस देना जरूरी नहीं है, बिना नोटिस दिए रीसेल की जा सकती है चीजें। अगर नोटिस दिया हो बायर को, अगर नोटिस दे दिया हमने, ए ने बी को नोटिस दे दिया, कहता भाई तेरा पैंट कोट सिल गया है, ले जा, नहीं लेके जाएगा तो मैं इसको रीसेल कर दूंगा किसी और को दे दूंगा, ठीक है।
अगर नोटिस मिलने के बाद भी बायर पेमेंट नहीं करता तो सेलर रीसेल उसे कर सकता है। टेलर अब उसने उसको अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, ए ने बी नहीं आया अपना कोट पैंट लेने, नहीं आया, तो अब जो ए है वो उसका जो सिला सिलाया आर्टिकल है वो किसी और को बेच देगा और अपने पैसे रिकवर कर लेगा। अब नोटिस दे दिया था, ए ने बी को बता दिया था कि भाई मैं ना तेरा आर्टिकल बेच रहा हूँ, बी ने कोई जवाब नहीं दिया, आर्टिकल बेचने से लॉस हो गया, यानी ए की जो कॉस्ट थी वो भी कवर नहीं हुई, उसको और ज्यादा लॉस हो गया, तो सेलर को अधिकार है कि वो लॉस बी से रिकवर कर सकता है। अगर प्रॉफिट हो जाता है तो सेलर उसको अपने पास रख सकता है, क्योंकि ए ने बी को नोटिस दे दिया था। केवल तभी जब अगर नोटिस देने के बाद बी सेल किया है और उस पे प्रॉफिट हो गया है तो वो जो प्रॉफिट है वो सेलर अपने पास रख सकता है। अगर नोटिस नहीं दिया, अगर ए ने बी को नहीं बताया क्या, और उसने चुपचाप वो जो उसका आर्टिकल था वो रीसेल कर दिया, अब बी आया तो बी ने कहा भाई दो मेरा आर्टिकल, तो ये बोला कि मैंने तो बेच दिया। कहता कितने का? कहता है कि मैंने तो वो 5,000 रुपए का बेच दिया। तो वो कहता मेरा फैब्रिक ही 8,000 रुपए का था। कहता है अब मुझे 8,000 रुपए चाहिए। और यहाँ पे जो 3,000 रुपए का लॉस हुआ है वो सेलर वहन करेगा, क्योंकि उसने बिना नोटिस दिए ऐसा काम कर दिया था। और अगर प्रॉफिट हो जाता, कहता कितने का? कहता 9,000 का। तो कहता मेरा फैब्रिक था 8,000 रुपए का, तुमने उस पे 1,000 रुपए कमाए हैं, वो मुझे वापस दो। यहाँ पे जो बायर है उसका राइट है कि वो सेलर से 1,000 रुपए रिकवर कर सकता है, अगर सेलर ने बिना नोटिस दिए उसका जो आर्टिकल था उसको रीसेल कर दिया। आई होप आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में रीसेल का राइट रिजर्व कर दिया गया, सेलर बिना नोटिस दिए भी रीसेल कर सकता है और लॉस बायर से रिकवर कर सकता है। कहता कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसी समय मैंने कह दिया इतने दिनों में नहीं आया ना तो मैं ये चीज तेरी बेच लूंगा वापस। वो बोला ठीक है बेच देना। वो उतने दिनों में नहीं आया तो अब मैं बाउंड नहीं हूँ उसको नोटिस देके बताने के लिए कि भाई मैं तुम्हारा आर्टिकल रीसेल कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। और जो भी लॉस आया है वो उससे रिकवर भी कर सकता हूँ। अगर प्रॉपर्टी इन गुड्स बायर को पास नहीं हुई है, सेलर को विथहोल्ड करने और रीसेल करने का अधिकार है, यानी क्वासाई लीन यहाँ पे एक्सरसाइज करा जाता है अगर प्रॉपर्टी इन गुड्स बायर को पास नहीं हुई है। ठीक है, जो चीजें थी वो बायर के पास अभी तक नहीं गई है पूरी तरह से, तो सेलर को अधिकार है कि वो उसे विथहोल्ड कर सकता है एंड आफ्टर विद हेल्डिंग द थिंग्स वो उसे रीसेल कर सकता है। इसको बोलते हैं क्वाजाई लीन। यहाँ तक की बातें आई होप आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। देखना मोटा मोटी सी दो चार बातें मैं आपको बताती हूँ। जो सेलर है उसने क्या करा, सेलर ने बायर को बताने की कोशिश की कि भाई तुम इसका पेमेंट नहीं कर रहे हो, ये चीज मेरे पास रखी है, या तो ये ले जाओ या फिर मैं इसे बेचूंगा। बायर ने कोई जवाब नहीं दिया। सेलर उस चीज को रीसेल कर देता है। सेलर ने अपना पैसा रिकवर करना है। वही टेलर और कस्टमर का एग्जांपल, टेलर और क्लाइंट का एग्जांपल हम ले रहे हैं। बी ने ए को एक फैब्रिक दिया था जिसकी कॉस्ट थी 5,000 रुपीज। कहता था कि भाई इसका कोट पैंट बना दो, ए बोला था बना दूंगा। अब कोट पैंट की जो स्टिचिंग थी, जो उसकी सिलाई थी, उसके पैसे भी बी ने नहीं दिए और वो अपना फैब्रिक लेने भी नहीं आया। ए बोल रहा है भाई ले जा। अब ए अगर ऐसे कपड़े सबके रखने लग गया तो उसके पास तो ढेर लग जाएगा, उसके लिए कोई यूज भी नहीं है उन चीजों का, यूजलेस है। ए ने बोला बी को भाई ले जा, बोला नहीं लेके जाऊंगा, या फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब ए के पास राइट है कि वो उसे रीसेल कर दे, किसी और के साइज का ऑल्टर करके उसे बेच दे, क्योंकि वो उससे अपनी जो नुकसान हुआ है जो उसने, क्योंकि वो वहां उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, तो वो वहां से अपने पैसे रिकवर कर लेगा। दूसरी बात, अगर उसने बिना नोटिस दिए सेल कर दिया और उसमें अगर उसे नुकसान हो गया तो बायर को वो नुकसान भी उसे देना पड़ेगा। अगर 5,000 रुपीज का फैब्रिक उसने 3,000 में सेल कर दिया तो बचे हुए 2,000 रुपए का बैलेंस उसे बी को पे भी करना पड़ेगा, और वो पूरा अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा असल में 5 के 5,000 रुपए, और कुछ एक्स्ट्रा भी वो क्लेम कर सकता है। बायर के भी कुछ राइट्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, पढ़ लेते हैं। ए ने बी को बनानास बेचे, पेमेंट पेंडिंग रही और बनाना पेरिशेबल थे। सेलर ने बिना बताए और बिना नोटिस दिए रीसेल कर दिए, तो ये एक वैलिड है। जो रीसेल का एक्ट है ये वैलिड होगा। एक्स ने वाई को मशीन बेची 1,00,000 रुपए की, वाई ने पेमेंट नहीं करी। एक्स ने नोटिस देकर मशीन को 90,000 में बेच दिया और 10,000 का लॉस वो वाई से रिकवर कर सकता है। थर्ड एग्जांपल में कहता है एक्स ने नोटिस दिए बिना मशीनरी 120,000 में बेच दी,
और प्रॉफिट उसको 20,000 रुपए का प्राप्त हुआ, तो वो प्रॉफिट जो है एक्स अपने पास नहीं रख सकता, उसे वाई को देना पड़ेगा। आई होप आपको ये कहानी यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगर कोई न्यूमेरिकल पेपर में आ जाता है, सीईटी में, नेट में, कहीं भी आ जाता है एचटेट में, आप उसे सॉल्व कर पाएंगे कि ये क्या कहानी है और ये क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो रहा है। इस तरह राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और राइट ऑफ रीसेल दोनों ही अनपेड सेलर के लिए प्रोटेक्शन है। लीन प्लस स्टॉपेज सेलर को गुड्स रोकने या वापस लेने का अधिकार देता है, और रीसेल का जो राइट है वो क्या करता है, सेलर को लॉस रिकवर करने और कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का अधिकार देता है। समझ में आई चीजें? लीन या स्टॉपेज अगर आप लगा रहे हैं तो वहां पे सेलर को राइट मिलेगा कि गुड्स को रोक ले या गुड्स को वापस अपनी पोजेशन में ले ले, ये वाला राइट सेलर को मिल रहा है। रीसेल में लॉस को रिकवर करने का राइट जो है वो मिलता है सेलर को, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का भी यहाँ पे राइट मिलता है। आई होप आपको यहाँ तक की कहानी में कोई भी तकलीफ नहीं है, सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। बहुत इजी सा एक्ट है, थोड़ा बड़ा है, करते रहेंगे चीजें तो समझ में आती रहेंगी। क्वेश्चन बनेगा कॉमन सेंस से, बिल्कुल इजी से सॉल्व हो जाएगा अगर आपने ये चीजें एक बार ध्यान से समझ ली तो। क्लास पसंद आ रही है तो क्लास के बीच में जाकर भी इसे शेयर करके आ सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको ये यूजफुल लग रही है तो प्लीज उससे मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। राइट्स ऑफ द अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। अब देखो, बायर के अगेंस्ट कौन कौन से राइट्स, अभी तक की जो बातें अपन कर रहे थे वो थी सारी बातें गुड्स के अगेंस्ट। अब बात आती है बायर के अगेंस्ट। ठीक है, पहले मोटा मोटी मैंने आपको ये दोनों चीजें बता दी थी कि राइट्स जो हैं वो दोनों दो टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका जो राइट है वो होगा आपका गुड्स के अगेंस्ट, और एक जो होगा आपका राइट एज सेलर वो होगा आपका बायर के अगेंस्ट। तो हम गुड्स वाले राइट्स तो सारे कर चुके हैं, अब आएगी बात बायर के राइट्स की। जब सेलर ने गुड्स बेच दिए लेकिन अभी तक प्राइस उसको नहीं मिला है, वो अनपेड सेलर है, उसे बायर के खिलाफ कुछ राइट्स मिलते हैं, जैसे कि अगेंस्ट गुड्स जो हम कर चुके हैं, अगेंस्ट द बायर पर्सनली, बायर पर डायरेक्टली केस करके रेमेडी पा सकता है। सूट फॉर प्राइस, सेलर बायर से डायरेक्टली प्राइस के लिए केस कर सकता है। उसकी दो स्थितियां हो सकती हैं, देखो भाई। पहली, जैसे प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो चुकी है, मान लो जो प्रॉपर्टी है वो बायर के पास जा चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पे ए ने बी को 100 बैग्स ऑफ राइस बेचे थे, ओनरशिप बी को ट्रांसफर कर दी गई थी, लेकिन पेमेंट अभी तक ए को प्राप्त नहीं हुई है। बी पर प्राइस के लिए सूट फाइल किया जा सकता है। अगर ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो गई है और बायर फिर भी प्राइस दे नहीं रहा है, तो सेलर प्राइस रिकवर करने के लिए कोर्ट में उसके ऊपर केस कर सकता है। कुछ है इसमें मुश्किल? मुझे तो नहीं लगता। जनरली अगर हमारे साथ ये चीजें हो तो हम यही करेंगे, बस वो कानून की भाषा में लिखी गई हैं और आपको समझना है। जो है प्राइस किसी फिक्स डेट पर पेबल है। अगर मान लो कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि प्राइस एक निश्चित डेट पर दिया जाएगा, जैसे कि ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि 1 जुलाई को पेमेंट होगी, डिलीवरी अगस्त में होगी और बी ने जुलाई में पेमेंट करी नहीं। ए कोर्ट में केस फाइल कर सकता है बी के खिलाफ कि इसने जिस डेट पे बोला था उस डेट पे जो पेमेंट है वो नहीं करी, और अब इस केस में जो ए है वो अनपेड सेलर है। ऐसी स्थिति में बायर पेमेंट करने से मना अगर कर दे, सेलर कोर्ट में जाकर सूट फॉर प्राइस फाइल कर सकता है, भले ही ओनरशिप अभी भी ट्रांसफर ना हुई हो। चाहे चीजें वो खुद, वो बैग ऑफ राइस जो है वो ए अपने पास ही रखे बैठा है, लेकिन बी ने बोला था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भाई आप ना जुलाई में पेमेंट करवा लेंगे और अगस्त में डिलीवरी ले लेंगे। तो पेमेंट हुई नहीं है, और वो जाके खड़ा हो गया कोर्ट में, तो जा सकता है क्योंकि एग्रीमेंट जो था वो तो यहाँ ब्रीच हो रहा है ना। डिलीवरी तो बाद में ही होनी थी, पहले पेमेंट होनी थी, पेमेंट ही नहीं हुई, तो वो अनपेड सेलर तो अराइज, तो उसके राइट्स तो अराइज हो ही गए। यहाँ देख लेना एक बारी फिर से, देख लेना ये चीज। प्राइस अगर किसी फिक्स डेट पे पेएबल है, चाहे वो डेट गुड्स की डिलीवरी से पहले की ही क्यों ना हो, अगर उस डेट पे पैसा नहीं पे किया गया बायर के द्वारा सेलर को, तो बेटा उस केस में जो सेलर है वो गुड्स की पोजेशन या ओनरशिप ट्रांसफर करे बिना भी अनपेड सेलर बन जाएगा, और वो जो राइट्स हैं उसके लीगली जो भी राइट्स बनते हैं वो एक्सरसाइज कर। उसके बाद देखना सूटफुल डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, सेक्शन 56। कुछ कुछ, अब कुछ बच्चे ना ये पूछते हैं कि मैडम सेक्शन सारे याद करिए, कुछ कुछ कर लेना, कुछ कुछ सेक्शंस याद कर लेना, क्योंकि हम जिस दिन किस्मत बुरी होगी ना उस दिन तो ऐसा सेक्शन पूछ लेंगे ये किसी ने नहीं पढ़ा होगा, और जिस दिन किस्मत अच्छी होगी तो ये नजर में से निकाले हुए सेक्शंस है। और ये वाले सेक्शन जैसे केवे टेम्पर का मैंने तुम्हें कल बताया था, सेक्शन 16, जैसे कि 16 साल की एज के बाद अपनी जिंदगी के लिए आप खुद जिम्मेदार हो जाते हैं।
तो अपने बारे में खुद अवेयर आप हो जाते हैं। तो सेक्शन 16 आया था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियर टेम्पर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं और इस टाइप के आप ऐसे ना निमोनिक से बना के याद कर लेंगे, ज्यादा रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। इधर मैंने लिख ही दिया सेक्शन सेक्शन 56 डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। तो अगर नॉन एक्सेप्टेंस है, किसी पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं करा, जैसे 1 सेकंड प्लीज, वो पीडीएफ भी ओपन करनी पड़ेगी। इसमें ये दिक्कत है थोड़ी सी, ये तो हम कर चुके हैं, पीडीएफ विजिबल है ये। हाँ जी। तो इसके अंदर हम ये तो कर चुके हैं, ये कर चुके हैं हम, सेक्शन 56 कर रहे थे। सेक्शन 56 हमें ये बता रहा था कि अगर हमने टर्मिनेशन स्टॉपेज, ट्राई टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये कर लिया है। ये था सूट फॉर द डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट नहीं किया उससे, किसने एक्सेप्ट नहीं किया? बायर ने गुड्स मंगवा तो ली थी, पहुंचने के बाद गुड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उस केस में क्या होगा? जो सेलर है वो उसके ऊपर डैमेजेस के लिए सूट फाइल कर सकता है। डैमेजेस की कैलकुलेशन जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 73 के हिसाब से होगी, यानी एक्चुअल लॉस और मार्केट प्राइस के डिफरेंस के हिसाब से। यानी उसको एक्चुअल लॉस कितना हुआ और मार्केट प्राइस उस समय कितना था, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस वो बायर से ले लेगा। उदाहरण से समझते हैं, इजीली समझ आएगा। ए ने बी को 100 शर्ट्स जो थी वो 500 रुपीज पर शर्ट के हिसाब से बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करा। डिलीवरी के दिन बी बोला ना मैं नहीं लूंगा शर्ट, तो उस दिन जो मार्केट प्राइस था वो 400 रुपीज हो गया उन्हीं शर्ट्स का जिनके लिए बी ने बोला था कि मैं 500 रुपए में एक शर्ट आपसे खरीदूंगा, उसी हिसाब से मैं आपसे 100 शर्ट्स खरीदूंगा। तो इसके अनुसार जो पेमेंट थी वो टोटल होनी थी 50,000 रुपए की। लेकिन आज उसी लॉट की जो मार्केट प्राइस है वो है 40,000 रुपीज। तो यहाँ पे सेलर को जो नेट लॉस है वो 10,000 रुपए का हो रहा है, जस्ट बिकॉज बी ने ये बोला था, कहता था मैं खरीदूंगा आपसे। हो सकता है इन बिटवीन कहीं उन शर्ट्स का जो प्राइस है वो 550 भी रहा होगा और एक अमाउंट भी किया होगा सेल करने का, वो कर नहीं पाया क्योंकि बी ने बोल रखा था। तो ये वाला जो लॉस हुआ है 10,000 का, वो ए बी से रिकवर करेगा और कोर्ट में उसके लिए केस भी फाइल कर सकता है। आई होप आपको सिंपल सी बात समझ में आई होगी। रेपुडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। अब देखो सेक्शन 60 बोलता है कि अगर बायर ने डिलीवरी की डेट आने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, रेपुडिएट कर दिया, तो सेलर के पास दो विकल्प हैं। पहला तो है कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड कर दे या खत्म कर दे, मान ले कि डैमेज का सूट करे, और ये मान लिया कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म, मुझे जो डैमेजेस हुए हैं उनके लिए मैं कोर्ट में केस करूंगा। ठीक है, अगर वो मना कर दे ड्यू डेट से पहले ही। ड्यू डेट क्या थी? 31 जुलाई को पेमेंट होनी थी, 15 जुलाई को कह रहा है कि ना मैं नहीं पेमेंट करूंगा 31 जुलाई को। तो उस केस में जो सेलर है वो आज ही के दिन कह देगा ना भाई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म और चल कोर्ट में चलते हैं। या कॉन्ट्रैक्ट को सब साइटिंग जारी रखे और डिलीवरी की डेट आने तक वेट करे। 15 तारीख को बी बोल रहा है मैं पेमेंट नहीं करूंगा, ए कहता भाई 31 तक रुक, मैं वेट करता हूँ, और 31 के बाद 1 अगस्त को ही मैं जाके कोर्ट में खड़ा हो जाऊंगा। तो उसके पास दोनों ही विकल्प उपलब्ध हैं, वो पहली तारीख को भी, उसी तारीख को भी जा सकता है जिस दिन उसने ये बोल दिया कि भाई मैं पेमेंट नहीं करूंगा, तो वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म मानो और कोर्ट में जाके खड़े हो जाते हैं और शूट भी फाइल कर सकता है सेलर, और वेट भी कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल, ए ने बी को 1 अक्टूबर को 500 शूज डिलीवर करे थे, कि कॉन्ट्रैक्ट किया था उसने, डिलीवर नहीं किए। 1 सितंबर को बी कह देता है, कहता भाई मैं शूज नहीं लूंगा। अब ए चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म उसी डेट पे मान ले, सितंबर में ही, यानी 1 महीने पहले ही बता रहा है वो, तो उसी डेट को या तो वो कह दे कि भाई नहीं,
डैमेज की तो समझ में आ गई ना कि डैमेज कैसे हो सकता है किसी के मना करने से, वो शर्ट वाला एग्जांपल। उस दिन मार्केट प्राइस कुछ और था और इसने प्राइस कुछ और पे करने का वादा किया था, उससे मुझे नुकसान हो गया। 1 अक्टूबर तक का वो वेट भी कर सकता है और 1 अक्टूबर को जाके फिर वो बोल देगा कि भाई चल कोर्ट में चलते हैं। सूट फॉर इंटरेस्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि बायर को प्राइस पर इंटरेस्ट देना होगा तो सेलर कोर्ट में इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है तब सेलर इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। तब भी अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है इंटरेस्ट की कोई बात, तब भी इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है, जो भी जनरल रेट चल रहा है, बैंक का नॉर्मल रेट चल रहा है। और जब पेमेंट हो गया और बायर ने जब जब पेमेंट ड्यू हो गया हो और बायर ने पेमेंट नहीं किया हो, तो मान लीजिए कि बहुत बड़ी पेमेंट थी, से फॉर एग्जांपल हम मान लेंगे 3 करोड़ रुपए की पेमेंट की, उसका तो पर डे का ब्याज ही बहुत हो जाता है। तो पर डे के हिसाब से इवन इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट फॉर पेइंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट प्रिंसिपल अमाउंट और दैट ड्यू अमाउंट, फिर भी सेलर जो है वो इंटरेस्ट उससे क्लेम कर सकता है। इससे बायर ए ने बी को गुड्स बेचे 50,000 के, पेमेंट 1 जुलाई को करनी थी लेकिन बी ने पेमेंट 1 सितंबर को करी। तो ये जुलाई अगस्त एंड जुलाई पूरा चला गया एंड अगस्त, ये 60 डेज की जो इंटरेस्ट है वो उससे ले सकता है, ये जो है बी से। रेमेडीज फॉर बायर अगेंस्ट दी सेलर, ये भी है। देखो अभी तक तो हम जो चीजें देख रहे थे ना, वहाँ ए बी को सेल कर रहा था और बी कुछ डिफॉल्ट कर रहा था और ए उससे जो है वो डैमेज या फिर इंटरेस्ट या फिर कोई इस प्रकार की डिमांड कर रहा था। लेकिन हो सकता है कि ए जिसने वो शर्ट्स बेचनी थी बी को, वो ही मना कर दे, वो कह रहा भाई मैं नहीं दूंगा आपको ये शर्ट, मैं किसी और को बेच रहा हूँ, क्योंकि बी ने कहा था 500 रुपये पे करूंगा पर शर्ट, और एक कोई और वायर मिल गया जो कह रहा है कि भाई मैं ना आपको 700 रुपीज पर शर्ट के हिसाब से पे कर दूंगा, ये 100 शर्ट आप मुझे दे दो। हो सकता है, पॉसिबल है। तो इस केस में बायर के पास क्या क्या राइट्स उपलब्ध होंगे? तो देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, यहाँ पे दोनों के ही राइट्स को इक्वल वेटेज दी गई है और दोनों के लिए प्रावधान अलग अलग बनाए गए हैं। डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी, सेक्शन 57 कहता है कि अगर सेलर माल देने से मना कर दे, गुड्स देने से मना कर दे, तो बायर डैमेज क्लेम कर सकता है। अब नुकसान तो उसको भी हुआ है, उसको कहीं और से वो चीजें खरीदनी पड़ेगी, हो सकता है आज मार्केट रेट उससे भी 700 मिले, उन्हें 500 में खरीद लेनी थी अगर वो देता तो इस डैमेज की कैलकुलेशन भी वैसे ही की जाएगी जैसे वो वाली कैलकुलेशन हमने की थी। इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए बताती हूँ आपको। बी कहता था कि भाई 500 रुपये पर शर्ट के हिसाब से आपसे 100 शर्ट्स में खरीद लूंगा। ए कहता भाई नहीं दूंगा। कहता क्यों? कहता है कोई और बायर मिल गया, वो 700 रुपीज पर शर्ट के हिसाब से मांग रहा है, अगर तुम चाहो तो तुम 700 के हिसाब से मुझे मुझसे 100 शर्ट्स खरीद लूंगी। बोला नहीं खरीदूंगा, क्योंकि अपना जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो 500 पर यूनिट के हिसाब से हुआ था। तो अब जो ये 200 रुपीज का इसको नुकसान होगा वो ये ए से मांग सकता है, अगर किसी और से वही आर्टिकल सेम वो खरीद रहा है 700 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, तो जो 200 रुपीज पर यूनिट का उससे जो नुकसान हुआ है वो ए से भरपाई कर सकता है उसकी कोर्ट में केस करके, कि इसने इसकी गलती से ये हुआ। ये पढ़ लेना आप एग्जाम्पल। पीडीएफ इसकी मैं, ये व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर मैसेज कर दोगे ना आप, तो मैं आपको भेज दूंगी। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सेक्शन 58 में अगर गुड स्पेसिफिक या असरटेन्ड हो या रेयर या यूनिक हो तो बायर कोर्ट से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर भी ले सकता है। अभी तक तो हमने जनरल जो एग्जांपल्स थे वो शर्ट के या ऐसी कोई चीज के ले रहे थे। ए ने बी को एक रेयर मुगल पेंटिंग थी, वो एक ही बार बनी थी और एक ही रखी है, वो बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। डिलीवरी डेट पर ए बोला ना, मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद आ गई, मैं नहीं दूंगा तुम्हें, उससे दूंगा ये पेंटिंग। अच्छा, अब बी क्या करेगा? कोर्ट में जाएगा, एक डिक्री डिक्री ऑर्डर, कोर्ट डिक्री है वो, कोर्ट ऑर्डर लेके आएगा, कहेगा भाई ए पेंटिंग डिलीवर करो, और अगर मन करे तो गर्लफ्रेंड भी मेरे पास ही भेज दो जिसे पेंटिंग पसंद आई है। ठीक है। तो यहाँ ये ऐसा नहीं कर सकता, बाद में क्या देगा, उस डेट को उसने बोल दिया था कि मैं आपको ये वाला जो आर्टिकल है ये दे दूंगा और बाद में किसी और को पसंद आ गया है, मुझे कोई और बेटर बायर मिल गया, मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो गुड्स एंटीक है, अगर उसी के जैसी सिमिलर गुड्स कोई और होती तो आप प्रोड्यूस करके दे देते, लेकिन ये यूनिक है, आप ना तो प्रोड्यूस कर सकते, अब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया वो पूरा करना पड़ेगा। सूट फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी, बेटा यहाँ पे दो चीजें आती हैं। एक तो आता है आपका शब्द वारंटी, एक तो आता है वारंटी, और एक शब्द आपका आता है कंडीशन। इन दोनों में अंतर ना अपन करेंगे इसी पीडीएफ के बिल्कुल लास्ट में है। ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सितारे,
सारे सितारे इस पे लगा लेना। इस पे जितने सितारे लगाओगे पेपर में उतने सितारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये वाला जो वर्ड है ये करेंगे एक्सप्लेन। अभी मैं आपको बता दूं कि जो वारंटी होती है, अगर सेलर ने कोई वारंटी तोड़ दी तो क्वालिटी का प्रॉमिस, जैसे कि क्वालिटी का प्रॉमिस था और वो उसने तोड़ दिया, तो भाई इसको एक बार पहले करवा दूं क्या? एक बार मैं तुमको करवा देती हूँ। इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये है पेज नंबर 17। इन दोनों में ये डिफरेंस, जो वारंटी और, बहुत बड़ा एक्ट है भैया, वारंटी वर्सेस कंडीशन, कंडीशन वर्सेस वारंटी। ये क्या है? नहीं जी, ये गुड्स के टाइप्स हैं। कंडीशन वर्सेस वारंटी, अग्रीमेंट टू पेमेंट। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। एक बार करेंगे फिर पेज नंबर 14 पे ही चलेंगे दोबारा, बस ये थोड़ा सा करवाना मुझे। देखना, कंडीशन जो होती है मेन पर्पज से एसेंशियल स्टिपुलेशन, एक तो ये मेन पर्पज से रिलेटेड होती है और ये एसेंशियल होती है। और जो वारंटी होती है आपकी, ये पॉलिटिकल होती है या ऑक्सिलरी स्टिपुलेशन होती है। ऑक्सिलरी स्टिपुलेशन समझ में आया? नहीं आया? एग्जाम्पल बताती हूँ। देख, आपने आपने किसी पर्सन से ली थी एक एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर का काम क्या होता है? रूम को ठंडा करना, कूलिंग देना। अब वो जो एयर कंडीशनर आपने लगाया घर पे, उसकी कूलिंग नहीं है, उसकी कूलिंग नहीं है, उसकी कूलिंग नहीं है। इसका मतलब उसका जो मेन पर्पस था वही डिफीट हो गया, मतलब उसकी जो कंडीशन थी वही डिफीट हो गई। ठीक है। तो जो मेन कंडीशन है, जो मेन शर्त है जिसके लिए प्रोडक्ट, आप गाड़ी लेके आए घर पे, आप गाड़ी लेके आए घर पे चलाने के लिए, आपकी गाड़ी चली ही नहीं रही है, तो इस केस में क्या होगा कि आपकी जो मेन जो कंडीशन थी कि मैं गाड़ी चलाऊंगा और नानी के घर जाऊंगा, आपकी वो कंडीशन ही पूरी नहीं हुई, तो वहां पे ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाएगा। वेयर एज अगर ये वाला एसी ज्यादा वॉइस कर रहा है, ज्यादा नॉइस कर रहा है, तो इस केस में वो ठंडक तो पूरी दे रहा है लेकिन वो शोर बहुत कर रहा है। यहाँ पे जो आपकी ब्रीच है वो कंडीशन की नहीं, वारंटी की ब्रीच हुई। गाड़ी आपकी चल तो खूब रही है लेकिन बाउंस कर रही है, यानी इसके जो टायर हैं उनमें कुछ डिफेक्ट है, तो यहाँ पे आपकी जो ब्रीच है वो कंडीशन की नहीं, वारंटी की हुई है। वो चेंज की जा सकती है, जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका कैंसिल हो जाएगा अगर आपका डैमेज, अगर आपकी जो कंडीशन है वो ब्रीच हुई है और आप उसके लिए डैमेज भी क्लेम कर सकते हो। एसी था, हीटर की तरह काम कर रहा है, तो हमें तो भाई नुकसान हो गया, अब हम बीमार हो गए, तो उसका आप नुकसान भी उससे भरपाई करवा सकते हो और कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर सकते हो कि हमने तुमसे ये दोबारा लेनी ही नहीं है एसी। वेर जो अगर कॉन्ट्रैक्ट की वारंटी थी, वेर ये नॉइस कर रहा था ज्यादा, तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते तुम्हारा एसी वापस भेजूंगा ना, नहीं भेज सकते, वो ठीक करवा देंगे, घर पे लगे हुए एसी को ठीक करवा देंगे और आपको वो कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज रखना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट आपको रखना पड़ेगा। तो वो ब्रीच ऑफ वारंटी है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, केवल डैमेज क्लेम कर सकते हैं आप उससे। टायर फट गया, उससे आपका कुछ नुकसान हो गया, वो टायर चेंज कर देंगे, थोड़ा बहुत डैमेज क्लेम कर रहे हैं आप, वो दे देंगे आपको, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप पूरी की पूरी गाड़ी उनके शोरूम पे दोबारा खड़ी करके आए, हो नहीं सकता। तो इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट का, ये मूल आधार होता है, बेडरॉक होता है, फाउंडेशन होता है, क्या कंडीशन। ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती वारंटी, इसके बिना भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या होता है, कंडीशन अगर ब्रीच हो जाती है तो वारंटी की तरह ट्रीट इसको किया जाएगा। अगर बायर चाहे तो कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट कर सकता है, लेकिन वारंटी का ब्रीच कभी भी कंडीशन की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो नेट वाले बच्चे या एचटेट वाले बच्चे जिनके भी असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं, भाई बहुत ही ध्यान से इस लाइन को पढ़ लेना, यहाँ से प्रश्न बनता मुझे दिख रहा है एज इट इज। कंडीशन का ब्रीच होना वारंटी की तरह माना जा सकता है अगर बायर चाहे तो, वेयर एज वारंटी का ब्रीच होना कंडीशन की तरह नहीं माना जा सकता इवन इफ द बायर वांट्स तो। ठीक है, समझ में आई? अब चलते हैं वापस पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे जहाँ पे हमने छोड़ा था, ये देखना, देखना। डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये कोई यूनिक एंटी गुड्स थी, रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू फॉर ड्यू डेट। देखना, यहाँ था ना एक वर्ड आया था ना, ये वारंटी मैंने आपको बता दिया, सूट फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी।
अगर सेलर ने कोई वारंटी तोड़ी है, जैसे कि क्वालिटी का प्रॉमिस का तोड़ दिया, तो प्राइस कम करने या कैंसिल करने की मांग या सेट ऑफ करने की मांग या एश्योर ज्यादा कर रही है, एक ही 2-4 हज़ार रुपये कम कर दो, इंस्टॉलमेंट पे लिया हुआ एक इंस्टॉलमेंट हमारी माफ कर दो, हो सकता है। सेलर डैमेज का सूट भी सेलर पर डैमेज का सूट भी फाइल किया जा सकता है, ठीक है। अगर बायर केवल वारंटी के ब्रीच होने पर गुड्स को रिजेक्ट नहीं, बायर केवल वारंटी के ब्रीच होने पर गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता, वही बात है मैंने तुम्हें बताई। वापस जाके ये नहीं कह सकते कि एयर कंडीशनर रखो, तुम्हारा ये आवाज ज्यादा कर रहा है, नहीं कर सकते, क्योंकि वो ठंडक तो दे रहे हैं, उसकी जो कंडीशन थी वो तो पूरी हो ही रही है, उसका जो मेन पर्पज था वो तो डिफीट नहीं हुआ है, उसकी जो कंडीशन थी वो तो डिफीट नहीं हुई है, तो आपको वो प्रोडक्ट आपके पास रखना ही पड़ेगा एज बायर। ए ने बी को 100 डेस्कटॉप बेचे थे, डेस्कटॉप डेस्कटॉप बेचे थे, डेस्कटॉप बोलते हैं ना इसको, आदत पड़ी हुई है। बेचने का कॉन्ट्रैक्ट ही किया था और वारंटी दी थी कि भाई i7 प्रोसेसर के होंगे, डिलीवरी के समय 3 लैपटॉप आए और वो भेज तो उसने 10 दिए, लेकिन उनमें से जो 3 थे वो i5 के निकले, तो बी ने वारंटी के ब्रीच के लिए डैमेज क्लेम करके प्रोसेसर चेंज कर देंगे, लेकिन पूरा गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि डेस्कटॉप आप चेंज कर दो, वापस ले जाओ ना, नहीं हो सकता। रेपुडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले, सेलर ने डिलीवरी की ड्यू डेट से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, तो बायर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिफाइंड भी कर सकता है और डैमेजेस पे क्लेम कर सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट को सब साइटिंग रखे और डिलीवरी को वही है, सेम है, कॉन्ट्रैक्ट को उसी समय रिफाइंड मान लिया जाए जिस दिन सेलर ने ये बोल दिया कि मैं डिलीवर नहीं करूंगा, मैं डिलीवर नहीं करूंगा। बायर बैठा है वेट में, कह रहा है कि 15 दिन बाद मेरे घर में ना नई गाड़ी आएगी, लेकिन सेलर बोल रहा है तीसरे ही दिन कॉन्ट्रैक्ट के, कह रहा है भाई मैं नहीं भेजूंगा, कहीं और अरेंज कर ले। तो बायर या तो उसी दिन कोर्ट में जा सकता है जिस दिन उसने ये हरकत करी है सेलर ने, या फिर वो 15 दिन का इंतजार कर सकता है, उस दिन कोर्ट में जाके वो कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकता है कि भाई देखो 15वें दिन इसने गाड़ी डिलीवर करनी थी शोरूम के मालिक ने, आज तक इसने नहीं करी है, 16वां दिन आ गया है, तो दोनों ही केसेस उसके पास अवेलेबल हैं, वो उसी दिन तुरंत भी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है, या फिर जो बड़े सीवियर डैमेजेस लग जाते हैं ऐसे ऐसे केसेस में, कि वो विंडिक्टिव डैमेजेस उनको बोलते हैं, कि ऐसे ना मानहानि का दावा भी कर सकते हैं कि हमने बोल रखा था कि हमारी गाड़ी आनी है, इसकी वजह से हमारी बेइज्जती हुई है, या ना वो देखा जाता है कि इंसान कितना है, तो कितना नेटवर्क है उस बंदे का, क्योंकि कोर्ट की नजरों में तो पैसे की वैल्यू है ना, तो वो उसके अनुसार फिर ये डिसाइड करेगा कि आपकी कितनी इज्जत है और आपको कितना मानहानि का दावा मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे केसेस भी लगते हैं, एक छोटी सी बात पे केस हो जाता है, सूट फॉर इंटरेस्ट, बायर भी इंटरेस्ट रिकवर कर सकता है, उसने पहले से प्राइस पे कर दिया और सेलर ने गुड्स डिलीवर नहीं करे, वही 3 करोड़ रुपए वाली पेमेंट है, 3 में 7 जीरो, तो 3 में 7 जीरो लगा के वो बोलता था कि मैं पेमेंट करूंगा, तो वो कहता जब डेट आई उसे पेमेंट कर दी, और सेलर बोला कर दूंगा डिलीवरी, थोड़े से दिन रुको। अब जो 3 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट है वो कौन भुगताएगा? बाइक को तो नुकसान हो गया ना, चाहे उसके खुद के पैसे हो, लेकिन बैंक में भी पड़े होते तो उसको ब्याज तो मिल ही रहा था, तो वो प्राइस उसने पहले पे कर दिया और गुड्स डिलीवर हुए नहीं, तो बायर भी उसके लिए सेलर से वैसे ही इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है जैसे सेलर बायर से कर सकता था, कोर्ट उचित रेट पर इंटरेस्ट अवॉर्ड करेगा और जो सेलर है उसे वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बी ने सेलर को 20,000 रुपये एडवांस दे दिए थे, लेकिन ए ने गुड्स डिलीवर नहीं करे, अब बी अपना पैसा वापस ले सकता है इंटरेस्ट के साथ। अब छोटा सा रीकैप समझो इन सारी चीजों का। डेफिनेशन, सेल्स ऑफ गुड्स का मतलब होता है सेलर गुड्स की ओनरशिप बायर को प्राइस के बदले ट्रांसफर कर देता है या ट्रांसफर करने का अग्रीमेंट करने लग रहा है, इधर ही ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर सम गुड्स टू द बायर फॉर अ स्पेसिफाइड प्राइस। एसेंशियल्स क्या क्या है सेल्स ऑफ गुड्स के? दो पार्टीज होनी चाहिए, गुड्स होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए। उसके बाद कॉपीराइट पे, कॉपीराइट या इंटेंजिबल गुड्स हैं उनके अलग एक्ट्स हैं। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, इट शुड टेक प्लेस, देन प्राइस होना चाहिए, कंसिडरेशन मनी में होना चाहिए, पार्टली मनी पार्टली गुड्स में भी हो सकता है, लेकिन गुड्स नहीं हो सकती केवल, क्योंकि वो फिर बार्टर सिस्टम हो जाता है, उस पर फिर सेल्स ऑफ गुड्स तक नहीं करता। टाइप्स ऑफ गुड्स ये करेंगे अगले लेक्चर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ गुड्स। यहाँ तक का जो लेक्चर है आई होप आप इसको डाइजेस्ट कर पाए हैं, यहाँ तक की जो भी चीजें हैं, कोई भी क्वेरी हो ना, कोई भी, भाई बिल्कुल मत झिझकना,
कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये काम करेंगे कि कोई नहीं, चला लेंगे काम, नहीं समझ में आया किसी और से पूछ लेंगे। अगर कोई क्लास देखने बैठे हो तो मेक श्योर कि उस क्लास के अंत तक वो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। नहीं आ रही तो एक क्लास देखते ही पता चल जाता है, उसकी फिर आप क्लास देखो ही मत। मेरा तो ये रूल है। करो तो काम इतना प्रोडक्टिव करो कि दोबारा करने की जरूरत ना पड़े। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको। ये क्लास आपने देख ली तो मैं चाहती हूँ कि ये क्लास देखने के बाद आप सेल्स ऑफ गुड सेट दोबारा ना ही तो पढ़ो, ना ये क्लास देखने दोबारा आओ, आप वो पीडीएफ देख लो, उससे आपको एज इट इज दिमाग में ये चीज पेस्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक एक बात को मैं 10-10 बार रिपीट खुद कर रही हूँ, इसीलिए कर रही हूँ कि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये टॉपिक से थोड़ा कर लो, लेकिन करो वो उतना ऐसे कर लो कि उसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत नहीं होगा। So thank you for watching and thanks for being here and thank you so much for the support that you people are showing to me. You people are very very amazing and stay tuned, stay blessed and thank you again. Thanks a lot, guys. Bye bye. See you in the next.